हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 वीडियोज बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो बताऊंगी, इसकी डेफिनेशंस बताऊंगी। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ ब्लड और जो ब्लड की जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है ब्लड। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड की डेफिनेशंस क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लड की डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि क्या है, ये बॉडी फ्लूइड है इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल। जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनमें जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कहते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करता है, डिलीवरी नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनमें क्या करता है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, ब्लड। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स। ठीक है, ये दोनों काम करता है। क्या काम करता है कि जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। जैसा कि मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था कि जो ब्लड है वो ही क्या करता है, जो गैसेज होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल्स से ये वापस बॉडी से थ्रू आउट भी कौन करता है, ब्लड ही करता है एज ए CO2 के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या होता है, लिम्फ आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, एक लिम्फ भी होता है। लिम्फ भी क्या होता है, एक ब्लड का ही एक पार्ट होता है जो क्या करता है, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। जो कुछ सब्सटेंस होते हैं सर्टेन टाइप्स के, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, लिम्फ करता है। ठीक है, ये तो क्या हो गई ब्लड की जनरल डेफिनेशंस हो गई। अब हम देखते हैं ब्लड के पार्ट कौन कौन से पार्ट से मिलकर के ब्लड बनता है। तो ब्लड का जो मेन पार्ट है वो क्या है, एक तो ब्लड प्लाज्मा है और एक ब्लड सेल्स है। ठीक है, इन दो चीजों से मिलकर के कौन बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, सारी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और व्हाइट। और इसमें आप देखो ये जो कैपिलरीज है इसके अंदर क्या है, सॉरी ये ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या है, ये प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, इसका वाटरी पार्ट होता है, और ब्लड का जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है 55% तक जो पार्ट होता है ब्लड का वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और 45% हम कह सकते हैं इसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने ब्लड का एक और भी वीडियो बना रखा है, डिटेल में उसमें स्टडी करा रखी है। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या फिर हम कह सकते हैं DMLT के एग्जाम है, नर्सिंग के जो एग्जाम्स हैं थ्योरेटिकली और लैब से रिलेटेड जो भी टेस्ट है इसमें ब्लड से, वो उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर के उन वीडियो को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने ब्लड का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हाँ, अब तो हम देखते हैं तो जो ब्लड के जो पार्ट्स थे, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है वो क्या है। ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें जो येलोइश पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। जब जैसे ही हम क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं बॉडी से, जब उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो क्या होता है कि ये जो है RBCs ये क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। और इसके अलावा जो इसके बीच में ये बफी कोट होता है, और ये जो आपको येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये क्या होता है, इसका प्लाज्मा पार्ट होता है ब्लड का। नाउ 55% ऑफ ब्लड कितना होता है, प्लाज्मा होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में कि जो ब्लड का 55% पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है।
कलर कैसा होता है इसका? स्ट्रॉ कलर होता है, जैसे कि आपको इसमें दिख ही रहा है फिगर में, ठीक है, स्ट्रॉ कलर है ये। एंड इसका जो फ्लूइड टाइप है वो कौन सा होता है? विस्कस टाइप का ये इसका फ्लूइड टाइप होता है। नेक्स्ट है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं? वाटर पाया जाता है, प्रोटीन पाए जाते हैं। वाटर कितना परसेंट होता है इसमें? 90 से 92% इसमें वाटर होता है। प्रोटीन होते हैं इसमें 6 से 8% होते हैं, ठीक है। इन चीजों को आप अगर थ्योरी में लिखोगे ना, इन चीजों से बहुत हेल्प मिलोगे इस पॉइंट के हिसाब से, तो इससे एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नाउ मेजर जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो एक तो होता है इसमें वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कितने परसेंट होते हैं? 6 से 8% होते हैं। और प्रोटीन में भी कौन कौन से होते हैं? जैसे फाइब्रोनेजन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और एल्बुमिन होते हैं। ये प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। यहां तक आपको बात ये क्लियर हो गई है? हम देख लेते हैं फंक्शन क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स के, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो क्या थे? फाइब्रोनेजन था। फाइब्रोनेजन का मेन फंक्शन क्या होता है? क्लोटिंग का, ठीक है। जब ब्लड क्या होता है, कहीं से भी कट लग जाता है हमें बॉडी में, तो क्या होता है? ब्लड फ्लो होने लग जाता है। तो वो जो ब्लड का जो बंद होना होता है, ब्लड जब फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोटिंग बोलते हैं या कोगुलेशन बोलते हैं। तो ये किस प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है? वो होता है फाइब्रोनेजन की वजह से, ठीक है। इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि कोगुलेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, ठीक है। उसमें कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स काम में आते हैं, वो सारी प्रोसेस मैंने इसमें नहीं, मेरे दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करा रखी है। तो आप अगर आप देखना चाहते हैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा प्रोटीन है वो है ग्लोबुलिन्स। ये क्या करता है? ये डिफेंस का काम करता है, इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ग्लोबुलिन्स का जो मेन काम है वो क्या करता है? हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद है एल्बुमिन, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक जो बैलेंस होता है उसको क्या करता है? हेल्प करता है इसमें। कौन? एल्बुमिन प्रोटीन। तो ये क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन है, उनके मैंने जनरल फंक्शंस यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अब हम देखते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। Now, coagulations and clotting factor of blood are also present in plasma in an inactive form. Inactive form में क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर भी हमारे इस ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर। तो ये किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सीरम होता है। ये क्या होता है? सीरम होता है प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। जब हम प्लाज्मा में से क्या निकाल देते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल देते हैं। जो 14 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको अगर हम प्लाज्मा में से निकाल दें तो उसके बाद जो बचता है उसको क्या बोलेंगे हम? सीरम। कई बार आ जाता है ये सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, तो ठीक है, ये एक मोटा सा इसका डिफरेंस है कि जब प्लाज्मा में से क्या निकाल देते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है, तो जो बचता है उसको क्या बोलेंगे हम? सीरम बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल अमाउंट में क्या पाए जाते हैं? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कार्बोनिक एसिड, क्लोराइड और एक्सेट्रा। इसमें क्या पाए जाते हैं? ये बहुत कम मात्रा में ये मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में। इसके अलावा ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, लिपिड्स, ये भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। देख लेते हैं हम ब्लड सेल्स, जो ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है फिगर में, ठीक है। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। इसका कितना पार्ट्स होता है? कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ ब्लड। ब्लड का 45% क्या होता है? सेल्स होती है इसमें। और ये सेल कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। आरबीसीज है, इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। WBC है, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। अब हम एक एक करके देखेंगे इनको। ना सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसीज के बारे में जानेंगे। आरबीसीज का जो फीचर्स है, आरबीसीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है?
जो आरबीसीज होती हैं वो अदर सेल्स होती है ना उससे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, मैक्सिमम नंबर देन अदर ब्लड सेल्स। जो अदर ब्लड सेल्स होती है जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स, उनके कंपैरिजन में आरबीसीज की नंबर क्या होती है, ज्यादा होती है। कितनी होती है, जैसे काउंटिंग में हम अगर देखें तो इन एडल्ट मैन में कितनी होती है, 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। इतनी इनकी नॉर्मल रेंज होती है एक एडल्ट मैन के अंदर, ठीक है। नाउ इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन इन रेड बोन मेरो इन एडल्ट। एडल्ट में जो आरबीसीज हैं कहाँ बनती हैं, रेड बोन मेरो में बनती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर फीटस की हम बात करें तो फीटस में इसका जो फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का वो कहाँ पर होता है, लीवर या स्प्लीन के अंदर, सॉरी लीवर के अंदर होता है, ठीक है। स्प्लीन को तो क्या बोलते हैं, इसका आरबीसीज का कब्रगार बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या होती है, डिस्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। नाउ शेप कैसी होती है इसकी, बाइकॉनकेव शेप होती है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स बिकॉज न्यूक्लिया इज एब्सेंट। इसमें जो न्यूक्लिया है, न्यूक्लियस है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए इसकी शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप की होती है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है इस तरह से ये क्या होती है, बाइकॉनकेव होती है, इस साइड में भी और इसके दूसरी साइड में भी इसकी शेप कैसी होती है, कॉनकेव होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइकॉनकेव शेप बोलते हैं, ठीक है। और जो सारी जो आरबीसीज होती हैं सभी की आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, कुछ को छोड़कर, कुछ एनिमल्स को छोड़कर, जैसे कि हम कह सकते हैं जो कैमल होता है, कैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ना लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है, 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद आरबीसी क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। स्प्लीन में क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है। ना स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वही बात है यहाँ पर कही गई है कि आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो यहाँ पर है, स्प्लीन होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाने का काम करता है एज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ अब हम देखते हैं, आरबीसीज हैव अ रेड कलर्ड पिगमेंट आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सो द कलर एंड नेम ऑफ दीस। इसी की वजह से क्या होता है, इनका कलर कैसा होता है, रेड होता है। किसकी वजह से होता है, इसमें पाए जाने वाले एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से ही इनका जो कलर है वो रेड दिखाई देता है, इसलिए इनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। अ हेल्दी पर्सन हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में एक हेल्थी पर्सन है उसमें कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 12 से 16 ग्राम होता है। वो ये रोल क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि जो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है वो क्या काम करने का है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, गैसेज को। रेस्पिरेटरी जो गैसेज होती है ऑक्सीजन और CO2, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, मैंने जनरल बातें बताई आपको आरबीसी के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट, जो ब्लड सेल है वो है ल्यूकोसाइट्स, या फिर हम उनको कह सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं तो इनका कलर कैसा होगा, कलरलेस होती है। WBC हैव न्यूक्लियस, अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ WBC अबाउट, इनकी जो नंबर होती है वो कितनी होती है, 6000 से लेकर के 8000 mm³ होती है ऑफ ब्लड। लाइफ स्पान होता है इनका 13 से लेकर के 20 डेज का होता है। और उसका कितना होता है, आरबीसीज का जो लाइफ स्पान है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लो, उसमें जनरली क्वेश्चंस रिपीट होता रहता है कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज, तो इसका आंसर क्या होगा, 120 डेज। और WBC का जो लाइफ स्पान है वो कितना होता है, 13 to 20 डेज का होता है। और इसका जो अमाउंट है वो कितना होता है, कितनी मात्रा पाया जाता है, ये 6000 से लेकर के 8000 mm³ ऑफ ब्लड। इसके बाद इसकी जो कैटेगरीज है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है WBC को। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और एक होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में, और एग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। आपको यहाँ पर फिगर में भी दिख रहा है, इसमें मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करा रखा है किसको, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, या फिर कह सकते हैं नॉन ग्रेनुलोसाइट्स।
इसके टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में कितने टाइप्स हैं इसके, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, 3 टाइप्स हैं इसके मेनली। और जो नॉन ग्रेनुलोसाइट्स है उसके 2 टाइप्स है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है। तो वही बात यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर रखी है, टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ना टाइप ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स में हम देख सकते हैं लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक एक करके लेंगे हम इसके जो WBC के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके भी कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की शेप कैसी होती है, इस तरह की होती है, ठीक है, आपको दिख रहा है इसमें। और ये क्या होता था, मोस्ट अबंडेंट सेल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितनी होती है, 60 to 65% होती है ऑफ टोटल WBC। जो टोटल WBC है तीनों, उनका सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, कितना होता है, 60 से लेकर 65% होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फेगोसाइट्स सेल्स होती है इसमें, और वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉइंग फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। जब भी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्ट एंटर करता है तो उसको फेगोसाइट्स करने का काम कौन करती है, न्यूट्रोफिल सेल करती है। जैसे कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन हुआ, ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा पैथोजन आया, ठीक है, तो उस पैथोजेंस को निगलने का काम, उसको खाने का काम, उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है। ठीक है, समझ में आ गया इसको। तो इसी की वजह से क्या होता है, कई बार जब हम इसकी टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स है बढ़ी हुई आती है। क्यों आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनकी मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। वो किसी से डिटेक्ट करते हैं, WBC काउंट से ही की जाती है। WBC काउंट में भी किससे काउंट करते हैं, न्यूट्रोफिल्स की संख्या से। अब हम देख लेते हैं इसके इओसिनोफिल, दूसरा इसका पार्ट है इओसिनोफिल्स। ये कितना होता है, 2 से लेकर 3% होता है WBC का। इसके कंपैरिजन में इसमें न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है, उससे कम कौन होता है, इओसिनोफिल्स होता है। ये क्या करता है, रजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर द एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होता है, इओसिनोफिल्स एलर्जी से। किसी टाइप्स की कोई एलर्जी हो जाती है तो उस टाइम पर ये इओसिनोफिल्स क्या करता है, अपना रेस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है, मतलब उस एलर्जी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, ये किससे करेगा, फॉरन और कोई पार्टिकल आ गया, कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया हमारी बॉडी में, तो उससे डिफेक्ट करने का काम न्यूट्रोफिल्स करता है। अगर कोई एलर्जेंस आ जाता है बॉडी में तो उसके अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा वो कौन करेगा, इओसिनोफिल्स करेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो है बेसोफिल। इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये जो इनके क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसके न्यूक्लियस, ये क्या होता है, बाय लोब न्यूक्लियस होता है इओसिनोफिल्स में। और इसमें आपको कितने दिख जाते हैं, 1 2 3 4 और भी हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप का होता है न्यूट्रोफिल्स। नाउ बेसोफिल्स में आप देखते हैं द लीस्ट नंबर इसके जो होते हैं वो कितने होते हैं, WBC का 0.5 से लेकर के 1% होता है ऑफ टोटल WBC। बहुत कम मात्रा में पाई जाती है कौन, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटिन एंड हिपेरिन। ये क्या करता है, इनको सीक्रेट करने का काम करता है। हिस्टामिन हो गया, सीरोटिन हो गया और हिपेरिन है। नाउ इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और ये किसमें इन्वॉल्व रहता है, इन्फ्लामेटरी कोई रिएक्शन हो जाती है हमारी बॉडी में, कोई तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सोजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में कौन सी कौन सी WBC इसमें रिएक्ट करेगी, बेसोफिल रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये तीनों जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं WBC के टाइप्स के, उनके बारे में बता दिया, इनके फंक्शंस के बारे में बता दिया और इनके परसेंटेज के बारे में बताया कि कितने कितने परसेंट पाई जाती है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि इसकी परसेंटेज कितनी होती है और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है और इओसिनोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है और बेसोफिल का क्या होता है। हम देख लेते हैं इसका एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स में सबसे पहले है मोनोसाइट्स। ये कितनी होती है, 6 to 8% होती है ऑफ WBC। एंड कौन सी होती है, फेगोसाइट्स होती है। ठीक है, फेगोसाइट्स के बारे में बताई दिया मैंने आपको क्या होता है। इसके बाद है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं, 20 से लेकर के 25% होती है और ये 2 टाइप्स की होती है, एक B होती है और एक T होती है।
बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो कौन होती हैं? लिम्फोसाइट्स होती हैं। कौन तरह की? दोनों की होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्या था? जनरल इंट्रोडक्शन था इनके बारे में, WBC के बारे में, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, उसके भी जो डिफरेंट जो टाइप्स है उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब है नेक्स्ट और इसका लास्ट पार्ट है ब्लड का, वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम भी और है, क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या काम करने का काम है? ब्लड को क्लॉट करने का काम होता है इसको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या होता है? इसका प्रोडक्शन होता है। एंड स्पेशल सेल इन द बोन मेरो, जो बोन मेरो में एक स्पेशल सेल्स होती है मेगाकैरियोसाइट्स, उससे इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का। इसका नंबर कितना होता है? 1,00,000 से 1,05,000 से लेकर के ये 3,00,000 तक के होते हैं इसमें इसके नंबर। प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ ब्लड। नाउ प्लेटलेट्स क्या करते हैं? रिलीज मेनी सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ब्लड। ब्लड को क्लॉट करने में या कोगुलेशन करने में ये क्या करते हैं? कुछ सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। रिडक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर किसी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उस पर्सन में क्या हो जाता है कि वो एक डिजीज को क्रिएट करता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं। जैसे हीमोफीलिया वगैरह है, ठीक है, उसमें क्या होता है? ब्लड का फ्लो स्टॉप नहीं होता और ब्लड क्या होता है? बहता रहता है। किसकी वजह से? उसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से वो हो जाता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर तो आपको अगर जानना है, मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। 13 to 14 इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं और कोगुलेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है वो भी मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप उसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसका काम यही होता है प्लेटलेट्स का कि जो बॉडी में कभी कट लग जाता है या फिर कुछ ऐसे डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होना रुकता नहीं है, ब्लड क्या होता है? स्टॉप नहीं होता, उसका रुकना बंद नहीं होता, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ब्लडिंग ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, जैसे कि हीमोफीलिया होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो आज के हमने इस वीडियो में आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताया, आरबीसीज के, डब्ल्यूबीसीज के, ब्लड का जो सिंपल जो फॉर्मेशन है किन किन से मिल करके होता है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है, आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, आप कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।